गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, सिंक्रोनाइजेशन में अपने पास कुछ डेफिनेशंस आती है, जिसमें सबसे पहले है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन है आपके प्रोग्राम का जहां पर शेयर्ड वेरिएबल या शेयर्ड रिसोर्सेज प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। क्रिटिकल सेक्शन क्या है? पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम वेयर shared variables or shared resources are placed। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या है? क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन है आपके प्रोग्राम का जहां पर शेयर्ड वेरिएबल और शेयर्ड रिसोर्सेज है जो वो आपके प्लेस्ड होते हैं। जैसे प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम देखी थी आपने। प्रिंटर स्पूलर में क्या है? जो इन वेरिएबल है और जो स्पूलर डायरेक्टरी है, ये प्रिंटर और तो जो यहाँ पर इन वेरिएबल है और स्पूलर डायरेक्टरी है, इनको क्या है, आपके जो मल्टीपल रिसोर्सेज है, अलग अलग प्रोसेसेस है, वो इन दोनों को यूज कर रही है। स्पूलर डायरेक्टरी में हर एक जो भी प्रोसेस है जो अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना चाह रही है, स्पूलर डायरेक्टरी में उसको ऐड कर देती है ना। ऐसे ही इन वेरिएबल का यूज होता है कि भी नेक्स्ट एम्प्टी प्लेस फाइंड करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस है जो वो उस इन वेरिएबल को यूज करती है। तो इन और स्पूलर डायरेक्टरी क्या है? शेयर्ड रिसोर्सेज है या शेयर्ड, जो इन है वो तो आपका शेयर्ड वेरिएबल हो गया, शेयर्ड वेरिएबल। और स्पूलर डायरेक्टरी क्या है? आपका शेयर्ड रिसोर्स है। अलग अलग प्रोसेसेस है, ये सेम रिसोर्स को यूज कर रही है। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या है? वो सेक्शन है आपके प्रोग्राम का जहां पर ये चीजें जो शेयर्ड रिसोर्स है या शेयर्ड वेरिएबल है वो रखे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन क्रिटिकल सेक्शन। नॉन क्रिटिकल सेक्शन, नॉन क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? ये वो सेक्शन है या वो पोर्शन है आपके प्रोग्राम का विच इज इंडिपेंडेंट, जो दूसरी अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है जो वो उसको कोई यूज नहीं कर रही है। सभी प्रोसेस का वो अपना इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन क्रिटिकल सेक्शन। तो नॉन क्रिटिकल सेक्शन क्या है? ये बेसिकली पोर्शन है, पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम वेयर इंडिपेंडेंट कोड ऑफ प्रोसेस इज प्लेस्ड। इंडिपेंडेंट कोड है जो आपके प्रोग्राम का वो प्लेस होता है, ये नहीं कि मल्टीपल प्रोसेसेस उस कोड को यूज कर रही है। तो जो आपका प्रोग्राम है, मान लिया ये आपका प्रोग्राम है, इसमें कुछ क्रिटिकल सेक्शन होगा, क्रिटिकल सेक्शन जिसको सारी की सारी जितनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है वो उसको यूज करती होगी। कुछ एक सेक्शन आपका नॉन क्रिटिकल सेक्शन होगा, नॉन क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, फिर आपकी एक टर्म आती है रेस कंडीशन। रेस कंडीशन, रेस कंडीशन क्या होती है कि भाई कोई वेरिएबल है, उसकी जो फाइनल वैल्यू है, कोई वेरिएबल है उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस चीज पे? एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। दोबारा बोल रहा हूं, कोई वेरिएबल है उसकी जो फाइनल वैल्यू है
वो डिपेंड करती है आपकी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं, फाइनल वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, फाइनल वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल depends on the execution sequence of processes. Final value of variable depends on execution sequence of processes. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस कंडीशन। जैसे मान लिया कोई वेरिएबल है, इन वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू मान लेते हैं कि अपने पास 5 है, इन वेरिएबल है और उसकी फाइनल वैल्यू, सॉरी उसकी वैल्यू 5 है। ठीक, अब अपने पास दो प्रोसेस आती है, P1 और P2। P1 क्या करती है, इनको अपडेट करेगी किससे, मान लिया 7 से। P1 ने अपडेट करना है इनको बाय 7 और P2 ने अपडेट करना है इनकी वैल्यू को 8 से। ठीक है, तो जब P1 आई तो P1 ने क्या किया, P1 ने इनको अपडेट, मान लिया सबसे पहले P1 आती है फिर P2 आती है। ठीक है, तो P1 ने क्या किया, इनको अपडेट कर दिया, इनको अपडेट करके इसने क्या किया 7, है ना। और P2 आई, अब P2 ने इनको अपडेट किया, इनको अपडेट करके इसने क्या कर दिया 8। अब इनकी फाइनल वैल्यू क्या है 8। जब ये P1 और P2 आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुकी है तो इनकी फाइनल वैल्यू क्या हुई, आपकी 8 हुई, है ना। अब सपोज करो इसमें तो क्या था, पहले P1 आई फिर P2 आई, अब पहले P2 आ जाती है फिर P1 आती है। ठीक है, तो P2 क्या करेगा, P2 क्या करेगा, इनकी वैल्यू को अपडेट कर देगा बाय 8, इनकी वैल्यू इसने कर दी अपडेट 8। और P1 क्या करेगा, P1 ने अपडेट करनी है इनकी वैल्यू किससे, 7 से। अब फाइनल वैल्यू क्या है इनकी, इस सीक्वेंस के बाद P2 के बाद P1 एग्जीक्यूट हुई है तो इसके बाद फाइनल वैल्यू क्या आई 7, है ना। फाइनल वैल्यू इनकी 7 है, इस केस में 8 थी। तो रेस कंडीशन क्या कहती है, फाइनल वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। किस सीक्वेंस में आप प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके ऊपर आपकी फाइनल वैल्यू डिपेंड करती है वेरिएबल की। इसी को हम रेस कंडीशन कहते हैं। क्लियर है यहां तक। चलो आगे देखते हैं। देखो जो सिंक्रोनाइजेशन अपना टॉपिक चला हुआ है, इसको अचीव करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए अपने पास 3 कंडीशंस है जिसको अपने को फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशन टू बी फॉलोड टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। तो मैं क्या कहता हूं इसको, कंडीशंस टू बी फॉलोड टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि कोई भी दो प्रोसेस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि कोई भी दो प्रोसेसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक ही टाइम पर नहीं हो सकती। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि भाई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट ए टाइम, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट ए टाइम दो प्रोसेसेस नहीं हो सकती। जैसे क्लास के अंदर एट ए टाइम एक ही टीचर हो सकता है। अब मैं क्लास ले रहा हूं तो दूसरा टीचर क्लास में नहीं होगा, है ना। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन है।
तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, नो टू प्रोसेसेस कैन बी simultaneously present inside the critical section। critical section क्या होता है, जहां पर shared resource या shared variables are placed, ठीक है। no two process can be simultaneously present inside the critical section at any point of time, at any point of time, तो उसको हम बोल देते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एट ए टाइम एक ही प्रोसेस हो सकती है, इसका मतलब दो प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती, है ना। तो इसका मतलब क्या है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक ही प्रोसेस हो सकती है एट ए टाइम, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती। क्लियर। फिर सेकंड जो कंडीशन आती है इसमें वो है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस प्रोग्रेस क्या कहती है, सपोज करो ये अपना क्रिटिकल सेक्शन है, ये अपना कौन है, क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। और इसके बाहर क्या है, कोई नॉन क्रिटिकल सेक्शन होगा, ठीक है। तो प्रोग्रेस कहती है कि भाई कोई प्रोसेस, मान लिया इसके अंदर एक प्रोसेस एंटर करना चाह रही है P1, P1 कह रही है कि मैंने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है, और हम कह रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन में एट ए टाइम एक ही प्रोसेस हो सकती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और P1 है जो वो कह रही है कि मैंने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है। तो कोई प्रोसेस है एक और P2 जो कि क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन के बाहर है, नॉन क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ठीक है। P2 नॉन क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रही है। तो P2 को P1 को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, प्रोग्रेस की डेफिनेशन ये कहती है। P2 क्या है, कोई प्रोसेस है जो कि नॉन क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन कर रही है अपना, और P1 चाह रही है कि भाई मैं क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करूं, तो P2 इसको रोक नहीं सकती। समझ में आ रहा है कि भाई कोई प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर एग्जीक्यूशन नहीं कर रही है, वो किसी दूसरी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से नहीं रोक सकती। जैसे सपोज करो अभी आपका लेक्चर नहीं चल रहा है, आपका खाली लेक्चर है, ठीक है। आप क्रिटिकल सेक्शन हो बेसिकली, आप ये समझो कि जो आपकी क्लास है वो क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक। और मैं BCA 3 का लेक्चर ले रहा हूं, मैं आपकी क्लास में नहीं हूं, मैं किसी और क्लास में हूं, या मैं कोई क्लास ले नहीं रहा हूं, लेकिन आपकी क्लास बिल्कुल फ्री पड़ी है, आप क्या हो, क्रिटिकल सेक्शन। अब कोई और टीचर आता है, वो कहता है कि मैं इनकी क्लास लूंगा BCA 2 की, तो मैं उस टीचर को क्लास लेने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं आपकी क्लास में हूं नहीं, आपकी क्लास बिल्कुल फ्री है, मैंने आपकी क्लास में जाना भी नहीं है उस टाइम पर। तो कोई और टीचर आके कहता है कि मैंने आपकी क्लास लेनी है, तो मेरे पास उसको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। बात समझ में आ रही है। प्रोग्रेस क्या कहती है कि भाई अगर आप क्रिटिकल सेक्शन में नहीं हो तो आप किसी और को भी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से नहीं रोक सकते। क्लियर है डेफिनेशन। अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं, नो प्रोसेस रनिंग आउटसाइड the critical section should block the other interested process। अदर इंटरेस्टेड, जो दूसरी प्रोसेस इंटरेस्टेड है, अदर प्रोसेस इंटरेस्टेड टू एंटर क्रिटिकल सेक्शन,
किसी एक प्रोसेस जो कि क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूशन नहीं कर रही है, वो क्रिटिकल सेक्शन के बाहर अपना एग्जीक्यूशन कर रही है, वो किसी दूसरी इंटरेस्टेड प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से नहीं रोक सकती। ये है प्रोग्रेस। other interested process to enter critical section when critical section is free। ठीक। अब इसमें थर्ड डेफिनेशन आती है, जो अपनी थर्ड कंडीशन आती है, जो वो है बाउंडेड वेट, बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग क्या कहती है कि भी कोई प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाह रही है उसको आप हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। समझ रहे हो? कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाह रही है, आप उसको थोड़ी देर के लिए तो रोक सकते हो, इतनी दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूशन कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप उसको हमेशा के लिए रोक के रखो। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन कर रही है तो थोड़ी देर के लिए उसको वेट करना पड़ जाए, लेकिन ये नहीं होगा कि हमेशा के लिए उसको वेट करना पड़े। तो डेफिनेशन क्या होगी? नो प्रोसेस शुड हैव टू वेट forever from entering into the critical section। No process should have to wait forever from entering into the critical section। तो कोई बाउंड होना चाहिए, मतलब ऐसा कि भाई कोई प्रोसेस इनफाइनाइटली वेट ना करने लग जाए, उसको कोई चेक होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम इतनी देर के लिए ही वेट कर सकती है। अगर कोई प्रोसेस हमेशा के लिए वेट करती रहेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टारवेशन। पहले भी आपने ये वर्ड सुना होगा, स्टारवेशन। अगर उसको हमेशा के लिए वेट करना पड़ गया तो क्या होगा? स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर है ये तीनों कंडीशंस? चलो आगे चलते हैं। देखो, सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए अपने पास कुछ सॉल्यूशंस है कि भाई सिंक्रोनाइजेशन अचीव हो। तो उसमें एक है सॉफ्टवेयर टाइप का, सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन। सॉफ्टवेयर टाइप, इसमें सबसे पहले आता है लॉग टाइप, लॉग वेरिएबल। इसमें हम क्या करेंगे? क्रिटिकल सेक्शन पे लॉग लगा देंगे, जिसके पास चाबी होगी वही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा। फिर होता है स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, या फिर डेकर्स, डेकर्स एल्गोरिथम। थर्ड है आपका पीटरसन एल्गोरिथम, पीटरसन एल्गोरिथम। ये तो है सॉफ्टवेयर टाइप। फिर आता है आपका हार्डवेयर टाइप। हार्डवेयर टाइप क्या कहता है? इसमें है आपके पास TSL इंस्ट्रक्शन सेट, टेस्ट सेट एंड लॉक। TSL क्या है? टेस्ट एंड सेट लॉक। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप। इसके अंदर आता है आपका सीमाफोर। फिर आता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड। इसमें आता है आपके पास मॉनिटर, मॉनिटर्स। अब आपके जो सिलेबस है उसमें सीमाफोर मेंशन कर रखा है और मॉनिटर्स मेंशन कर रखे हैं, तो हम इन दोनों को ही करेंगे। ठीक है, बाकी ये लॉक वेरिएबल, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, डेकर्स, पैटरसन एल्गोरिथम, TSL इंस्ट्रक्शन सेट, ये भी आपके सॉल्यूशंस है सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए। लेकिन हम उस पर जाएंगे नहीं, सिर्फ लेक्चर वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा।
अगर लास्ट में टाइम बचा तो उस टाइम देख लेंगे उनको। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम सीमाफोर। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन, जिसमें इसका नाम है सीमाफोर। सीमाफोर क्या होता है? सीमाफोर बेसिकली एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा यूज होता है टू अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन, टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। सीमाफोर क्या है? बेसिकली इट इज एन ए इट इज एन ए इट इज एन इट इज एन इंटीजर वेरिएबल विच इज यूज्ड। इंटीजर वेरिएबल होता है ये जो कि यूज होता है बाय वेरियस प्रोसेसेस in a mutual exclusive manner, mutually exclusive manner to achieve what? Synchronization। तो ये सीमाफोर क्या है? इंटीजर वेरिएबल है जिसका यूज करती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। अगर हम सीमाफोर का प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो हमें इनकरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब जो सीमाफोर है ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। सीमाफोर ये बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है इसमें काउंटिंग सीमाफोर, काउंटिंग सीमाफोर। दूसरा इसमें बाइनरी सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर की रेंज होती है वो होती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और जो बाइनरी सीमाफोर है इसकी वैल्यू हो सकती है 0 और 1। ठीक है, तो सीमाफोर बेसिकली आपके दो टाइप के हैं, काउंटिंग सीमाफोर और बाइनरी सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर है जो उसकी रेंज हो सकती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और जो बाइनरी सीमाफोर है इसकी वैल्यू हो सकती है 0 और 1। ठीक, देखो जो सीमाफोर है इस पे आप दो टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। टू डिफरेंट टाइप ऑफ टू डिफरेंट ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन सीमाफोर। एक तो होता है इसमें डाउन करने का, डिक्रीज करने का सीमाफोर वैल्यू, इसको हम बोलते हैं डाउन। डाउन बोल देते हैं या फिर पी बोल देते हैं या फिर इसको वेट भी बोल देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, सीमाफोर की जो वैल्यू है, करंट वैल्यू है, उसको एक डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सीमाफोर की जो वैल्यू है उसको एक डिक्रीज कर देते हैं, इसको डाउन भी बोल देते हैं, पी बोल देते हैं, वेट भी बोल देते हैं। फिर दूसरा होता है इसमें जिसमें हम सीमाफोर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, इसको हम बोलते हैं अप या फिर वी या फिर सिग्नल या फिर रिलीज, किसके नाम है बेसिकली आप कोई सा भी यूज कर सकते हो या एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, पहले वाले केस में हम सीमाफोर की वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें तो हम इंक्रीज करेंगे, सॉरी डिक्रीज करेंगे, और इस केस में हम सीमाफोर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं काउंटिंग सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर, काउंटिंग सीमाफोर में सबसे पहले हम देखते हैं डाउन ऑपरेशन। डाउन, डाउन सीमाफोर।
इसमें हम क्या करेंगे, डाउन डिक्रीज, एस की जो वैल्यू है उसको हम डिक्रीज कर देंगे बाय 1। ठीक है, अगर जो एस है वो आपका लेस देन 0 हो जाए तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे प्रोसेस को, ब्लॉक द प्रोसेस। पहले उसकी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, अगर उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 हो गई तो हम ब्लॉक करेंगे प्रोसेस को एंड प्लेस इट इन प्लेस इट्स पीसीबी। पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इन सस्पेंडेड लिस्ट, सस्पेंडेड लिस्ट, उसको हम सस्पेंड कर देंगे उसके पीसीबी को। ठीक है, डाउन ऑपरेशन यही होता है, उसकी एक सीमाफोर की वैल्यू को एक डिक्रीज करेंगे और उसकी वैल्यू अगर 0 से लेस हो गई तो उसको हम सस्पेंड कर देंगे। फिर होता है, चलो पहले इसी को देख लेते हैं पूरे को। देखो, जब हमने इसको डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, सीमाफोर पे हमने डाउन ऑपरेशन परफॉर्म किया, अगर डाउन ऑपरेशन करने के बाद जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। सीमाफोर की वैल्यू हमने डिक्रीज करी, डिक्रीज करने के बाद उसकी वैल्यू लेस देन अगर 0 होती है तो हम उस प्रोसेस का जो प्रोसेस है उसको हम ब्लॉक कर देंगे और उसके जो पीसीबी है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक उसको हम सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर डाल देंगे। पीसीबी पहले बता चुका हूं मैं बच्चे। तो जब प्रोसेस ब्लॉक हो गई तो उसको हम अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन बोलते हैं। अगर प्रोसेस डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद प्रोसेस सस्पेंड नहीं होती है, मतलब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखती है, तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन। अगर सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन है तभी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेगी। ठीक है, तो सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन होने के लिए एस की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ग्रेटर, यहाँ इक्वल का साइन हो रहेगा आई थिंक, यस। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो ही वो सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन है और अपने प्रोसेस का एग्जीक्यूशन वो कंटिन्यू करेगी। ठीक, इसके बाद आता है अप ऑपरेशन। अप सीमाफोर एस, अप में क्या करेंगे, हम सीमाफोर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, है ना। अगर एस की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ए प्रोसेस, सिलेक्ट ए प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट, सस्पेंडेड लिस्ट में से एक प्रोसेस को उठाएंगे और उसको वेकअप कर देंगे, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे और वेकअप फंक्शन को कॉल कर देंगे, बेसिकली उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना हमने। ठीक है, अप ऑपरेशन में हमने सीमाफोर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, अगर उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो हम एक प्रोसेस को उठाएंगे सस्पेंडेड लिस्ट में से और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। लेस देन और इक्वल टू 0 कब होगी उसकी वैल्यू, उस केस में हो सकती है जब वो पहले से डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करके करके सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर आपकी पास प्रोसेसेस इकट्ठी हो रही हो, तभी हो सकती है ये, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अप ऑपरेशन कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता। जो डाउन ऑपरेशन हमने कहा था कि भाई डाउन अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, किस केस में हो सकता था, जब उसकी वैल्यू आपकी क्या था केस, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए, उस केस में वो अनसक्सेसफुल होता है। लेकिन अप ऑपरेशन कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता, इसमें हमेशा एक प्रोसेस को उठाएंगे, हम एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट।
ये तो काउंटिंग सीमाफोर के लिए हमने देखा, डाउन और अप ऑपरेशन। ऐसे ही हम बाइनरी सीमाफोर के लिए देख सकते हैं। बाइनरी सीमाफोर में क्या होगा, वैल्यू या तो 0 होगी सीमाफोर की, या वैल्यू 1 होगी, है ना। मैंने आपको बताया था डाउन ऑपरेशन है अगर सीमाफोर, डाउन ऑपरेशन सीमाफोर एस, इसमें क्या है, इफ जो एस है वो इक्वल है 1 के, तो डाउन ऑपरेशन है। डाउन ऑपरेशन का तो मतलब क्या है, हमने उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 0। अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसकी अदरवाइज का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू पहले से 0 है एस की वैल्यू, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे प्रोसेस को, ब्लॉक द प्रोसेस एंड प्लेस इट्स पीसीबी इन सस्पेंडेड लिस्ट। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 1 है सीमाफोर की, उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, 0 कर देंगे। अदरवाइज वो पहले से 0 है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसको हम ब्लॉक कर देंगे प्रोसेस को और उसको सस्पेंडेड लिस्ट में डाल देंगे। ठीक, अगर उसकी वैल्यू आप जब हम डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसकी वैल्यू अगर 0 होती है तो ही उसको हम सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन बोलते हैं, अदरवाइज उसको हम अनसक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक, और सक्सेसफुल डाउन ऑपरेशन में ही प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट रखेगी। अब अप ऑपरेशन क्या होगा, अप सीमाफोर अगर सस्पेंडेड जो लिस्ट आपकी, मतलब अप करना है, मतलब एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन उसका हमने स्टार्ट करवाना है। अगर सस्पेंडेड लिस्ट आपकी, सस्पेंडेड लिस्ट इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू को सेट कर देंगे 1। एल्स एम्प्टी नहीं है, मतलब सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर कोई ना कोई प्रोसेस है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट ए प्रोसेस फ्रॉम द सस्पेंडेड लिस्ट, और उसको वेकअप कर देंगे, मतलब उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको।